हमने पिछले वीडियो में हमने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी एक फोर्स दिया गया है तो वो कंजर्वेटिव है कि वो नॉन कंजर्वेटिव है। अब इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को जो डिफाइन किया जाता है वो किया जाता है du/dx इक्वल टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर जो u है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पोटेंशियल एनर्जी को। यहाँ लिख देता हूँ, u जो है वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी, और जो x है वो आपका कोई डिस्प्लेसमेंट है। या स्पेस कोऑर्डिनेट है। और ये जो फोर्स है, अब ये फोर्स कौन सा फोर्स होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि फोर्स कंजर्वेटिव भी होता है, फोर्स नॉन कंजर्वेटिव भी होता है। तो ये जो फोर्स है एफ ऑफ एक्स, ये फोर्स आपका हरदम कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। जब भी कभी आपके पास बोला गया है कि कोई पोटेंशियल एनर्जी है तो इट्स अंडरस्टूड कि वो जो फोर्स है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, वो जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स ही होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होगा। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया। स्प्रिंग फोर्स को हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, बट स्प्रिंग फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ऐसे फोर्सेस को हम पोटेंशियल एनर्जी में रिप्रेजेंट करते हैं, या ये जो फोर्स है पोटेंशियल एनर्जी में वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब चलिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। अब जो है इसको, अब हमारे पास क्या बचा, अगर आप देखोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के। मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क डन, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसीलिए हम लिख सकते हैं du इक्वल टू नेगेटिव डी डब्ल्यू, जहाँ पर जो डी डब्ल्यू है वो हमारा क्या है, वर्क, वो हमारा है क्या है, वर्क। तो हम इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को और वर्क के बीच में रिलेशन आता है। वो क्या रिलेशन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन वर्क डन। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे 0.1 से 2, मतलब हमारे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है 0.1 से 0.2 तक। तो हम कैसे करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम 1 to 2, उसको लिख देंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम 2, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट 1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ठीक है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। दूसरा हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 2 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1 माइनस वर्क डन। तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ तक हमने पोटेंशियल एनर्जी को देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में क्या रिलेशन आता है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी
एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कैसे हम रिलेशन लाएंगे? तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो चेंज इन वर्क डन होता है। ये हम बहुत पहले निकाल चुके हैं। और जो अभी निकाला हमने वो निकाला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन वर्क डन। ये अभी निकाला, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अब इसमें वर्क डन और वर्क डन कॉमन हो गया, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ हम लिख सकते हैं अगर हम इस वर्क डन को यहाँ पर पुट कर दें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। और हमारे पास जो ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। किस किस के सम को? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो अभी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कुछ चेंज है x का, वो 0 होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? x क्या है? कांस्टेंट है। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चलता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब अगर आपके पास जो फोर्स है, अगर आपके पास कोई फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो उस समय आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कब केस वैलिड है? ये केस तब वैलिड है जब आपके पास सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होगा। वैलिड ओनली इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर उसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग गया तो ये चीज़ वैलिड नहीं है। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। या आपके पास कोई एक फोर्स कंजर्वेटिव है और दूसरा फोर्स उसके साथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है, तब भी आप नहीं लिख सकते चेंज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। सिर्फ कंडीशन क्या है? आपके पास जो फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और कोई और फोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपके पास ये कंडीशन होगी, तभी आप सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट लिख सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं, जो हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था। तो अब देखते हैं, ग्रेविटी फोर्स को ही देखते हैं। तो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है इस पोजीशन में, 1 पोजीशन में, और ये मेरे पास y डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, और इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ ले गए, फेंक दिया हमने इसको ऊपर की तरफ विद सम वेलोसिटी v, कुछ एक वेलोसिटी से ऊपर। जैसे हम पत्थर को ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वैसा ही कुछ प्रोसेस हमने यहाँ पर किया। तो इनिशियली हमने फेंका होगा तो कुछ क्या होगा, यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी, फिर एक पोजीशन में जाके क्या होगी, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्यों? ऊपर जाके वो रुक जाएगा, फिर नीचे की तरफ दोबारा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में भी कौन सा फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर? तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटी फोर्स।
तो अगर ग्रेविटी फोर्स है तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये जो है जीरो होना चाहिए, ये कंजर्व रहना चाहिए। तो इस केस के लिए हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। पहले पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, पहले वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg, तो फोर्स वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास है नेगेटिव जीरो आई कैप, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, y डायरेक्शन में हमारे पास है नेगेटिव mg जे कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर y डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो जीरो आई कैप प्लस डी एक्स जे कैप। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर कितना हो गया mg जे कैप डॉट प्रोडक्ट विद जीरो आई कैप प्लस डी एक्स जे कैप, तो कितना हो गया नेगेटिव mg dx। ये हमारे पास वर्क डन आया। अब इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक h हाइट कवर अप की, सपोज h हाइट तक कवर अप की, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से h तक। तो कितना वर्क डन हो गया, टोटल वर्क डन हो गया हमारे पास नेगेटिव mgh। तो अब क्या करेंगे, हमें वर्क डन मिल गया। जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन को अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने से क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ये ठीक है। अब यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन हमारे पास क्या है, वर्क डन हमारे पास है जो हमने निकाला नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव mgh, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है और वर्क डन में खुद एक नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, पॉजिटिव बना देंगे। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास सिचुएशन बनी पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1 इक्वल टू mgh, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने काइनेटिक एनर्जी का भी पढ़ा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन वर्क डन। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन को कैसे लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना है, नेगेटिव mgh, ठीक है, नेगेटिव mgh। तो ये तो हमने पिछले वीडियोस में ड्राइव किया था। इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इंटू 2, मतलब यहाँ का जो mgh है उसको वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। तो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी 2 पोटेंशियल एनर्जी 1। तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन आया। तो क्या बता रहा है, जो सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इस पॉइंट पे वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इस पोजीशन में। तो यहाँ से भी आप देखिए, ये जो टोटल एनर्जी है ये हमारी क्या बताया था मैंने, ये मैकेनिकल एनर्जी बताया था, मैकेनिकल
एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी है हर एक पॉइंट में, चाहे यहाँ पर लीजिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, चाहे यहाँ पर लीजिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, या यहाँ लीजिए, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो इसीलिए हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस एक्सप्रेशन से भी हमें पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हरदम कंजर्व रहती है, ठीक है। और ये कब कंडीशन है, वैलिड कब है, ये वैलिड तब भी है अगर हमारे पास जो फोर्स लग रहा है, जो वर्क डन कर रहा है, वो कंजर्वेटिव हो। वैलिड ओनली इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग गया तो ये वैलिड नहीं होगा। तो हमें ध्यान में रखना है ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान में रखना इस एक्सप्रेशन को लगाने के पहले कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसमें एक छोटा सा और कंसेप्ट है जो हमने पिछली बार भी ड्राइव किया था पिछली क्लास में। तो हमने क्या किया था, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था पोजीशन 1 में, अभी उसको किसी एक वेलोसिटी v से फेंका है और इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेते हैं, u1 को 0 ले लेते हैं। अब जैसे ही ऊपर फेंका आसमान में, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तब हमने बोला था कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस होती जाती है, कम होती जाती है जैसे ऊपर जा रही है। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बोला था कि ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन में हमें क्या दिखता है, इस वाले एक्सप्रेशन में। तो हमने जैसे लिखा था, हमने क्या लिखा इसमें, हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1। अभी मैं क्या ले रहा हूँ, इसको रेफरेंस ले रहा हूँ, रेफरेंस। तो रेफरेंस में हम पोटेंशियल एनर्जी को, जैसे पोटेंशियल एनर्जी 1 उसको 0 ले लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही ऊपर जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, वेलोसिटी 0 हो जा रही है, 2 पोजीशन में वेलोसिटी 0। इसका मतलब वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी 2 हमारी 0 हो गई। तो इस सिचुएशन को हम इस वाली इक्वेशन में डालते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी 1 क्या हो गया, 0 हो गया, और 2 में क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी 2 हो गई। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 2 कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी 1 के बराबर आ गया। तो आपको क्या मिला इससे, कि आपके पास जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका विद वेलोसिटी v, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, वो काइनेटिक एनर्जी 1 थी। और धीरे धीरे जैसे ऊपर जा रहा था तो वो जो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही थी, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, और वो एनर्जी फिर पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या, u2 में, जो आपको यहाँ भी दिख रहा है, u2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1। तो इसीलिए जो एनर्जी थी, जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका था, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसी और फॉर्म पे स्टोर होना स्टार्ट हो गई। और वो एनर्जी कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था जानना कि वो जो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी, वो कौन सी फॉर्म पे कन्वर्ट हो रही थी। तो वो फॉर्म है जिसमें कन्वर्ट हो रही थी, वो है पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा था, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए वो जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब ऊपर से नीचे आया तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी था यहाँ पर, वो काइनेटिक एनर्जी में दोबारा कन्वर्ट हो गया। इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी 1 में थी और जो काइनेटिक एनर्जी 3 में थी, वो सेम हो गई थी, ये जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो।